अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरयार बट और मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ रिसर्च दारसन सिक्योरिटीज यूसुफ सईद। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हैस्कोल के बारे में। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में सबसे ज्यादा स्पेकुलेटिव स्टॉक है, काफी कंट्रोवर्शियल रहा है हालिया दिनों में। हमने देखा था कि लास्ट अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 300 से ऊपर ये ट्रेड होता रहा। फिर उसके बाद लास्ट 3 मंथ की बात करें तो 3 रुपए और 59 पैसे का इसने लो बनाया। काफी ज्यादा इसमें वॉल्यूम भी रहे और हालिया दिनों में इसने रिजल्ट अनाउंस किया है। इससे काफी लॉस शो किए हैं, लोगों की काफी ज्यादा एक्टिविटीज हैं और आपकी कमेंट्स में हमसे बार बार ये कहते रहे कि हम इसके ऊपर बात करें, तो आज हम इस पर बात करेंगे यूसुफ सईद साहब से। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम जी यूसुफ, हैस्कोल का रिजल्ट आया है, क्या देखते हैं, किस तरह का रिजल्ट है और आने वाले दिनों में क्या आपको लग रहा है? अच्छा देखें, अब काफ़ी टाइम के बाद या कुछ हफ्ते या महीनों के बाद हैस्कोल में वापस हमने एक्टिविटी देखी है और उसका अगर मेजर रीज़न है तो इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट है। हैस्कोल आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त डिफ़ॉल्ट सेगमेंट के अंदर है और डिफ़ॉल्टर वो जिस रीज़न की वजह से, उसके पीछे 3 रीज़न है। एक तो इसने अपने CY यानी कैलेंडर ईयर 21 जो इसका कैलेंडर ईयर एंड है उसका इसने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया था। उसके साथ साथ इसने जो है कैलेंडर ईयर 21 की एजीएम भी अनाउंस नहीं की थी। और उसके साथ साथ जो तीसरा रीज़न है वो जो ऑडिटर्स ने इसकी जो गोइंग कंसर्न के ऊपर इशू किया था, यानी कि इसकी इक्विटी जो है वो नेगेटिव है। तो इसमें से 2 जो इश्यूज़ हैं, तकरीबन रिजल्ट अनाउंस हो चुका है तो ये इस पर कंप्लाई कर चुका है। इसके साथ साथ एजीएम भी की डेट आ गई, एजीएम भी हो जाएगी तो इस पर भी जो है वो कंप्लाई कर लेगा। तो जो तीसरा रीज़न है, जो ऑडिटर्स के जो कंसर्न है, वो आप सबको पता है कि हैस्कोल की जो है वो इक्विटी नेगेटिव है और हैस्कोल जो एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के साथ जो है वो जा रहा है। तो बीच में कोई स्पेकुलेशन है, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, जब अनाउंसमेंट की डेट आई कि शायद हैस्कोल अब डिफॉल्टर सेगमेंट से निकल जाएगा और हैस्कोल सही हो जाएगा। इवन कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन करते हुए सोशल मीडिया पे जो इसकी टारगेट प्राइसेस भी कुछ बढ़ा दी। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हमने देखा कि हैस्कोल में जो है वो काफ़ी एक्टिविटी जो है नज़र आई है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स, क्योंकि हैस्कोल का जो वॉल्यूम है या फ्री फ्लोट है वो बहुत ज़्यादा है और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर जो है इसके अंदर स्टक हुए। जैसे आपने एक प्राइस रेंज बताई कि 350 के आसपास ये स्टॉक था, उसके बाद नीचे होकर 4 रुपये तक जो है, 3.5-4 रुपये तक भी जो है वो ट्रेड हुआ है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो इसके अंदर स्टक हुए हैं, तो उनका काफ़ी इंटरेस्ट है स्टॉक के अंदर। यूसुफ साहब, क्या समझते हैं कि हैस्कोल को आगे क्या बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं? अच्छा देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हैस्कोल में इस वक्त है वो है रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड इशूज़। हम सबको पता है कि उसकी इक्विटी इस वक्त जो है हैस्कोल की नेगेटिव है। इसके साथ साथ हैस्कोल के ऊपर एक बहुत बड़ा डेट भी है डिफरेंट बैंक्स का। हैस्कोल की जब रिजल्ट की जो मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग, उसमें उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान भी जो है वो शेयर किया बोर्ड मीटिंग के साथ और बोर्ड ने उसे अप्रूवल दे दी है। अब होगा ये कि ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके साथ शेयर किया जाएगा, शेयर होल्डर के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ जो है शेयर किया जाएगा और अगर वो अप्रूव देते हैं इसके बाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से अगर अप्रूवल मिलती है रिस्ट्रक्चरिंग की तो इसे रिस्ट्रक्चरिंग फेज में लेकर जाया जाएगा। अब देखें, अभी तक वो डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया कि रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह होगी, क्या लोन रिस्ट्रक्चर होगा, शायद कोई फर्दर इक्विटी इंजेक्ट की जाएगी। तो ये अभी कहना जो है थोड़ा सा मुश्किल है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग की एक्चुअल प्रोसेस उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। दूसरी चीज़, रिस्ट्रक्चरिंग की कोई डेट इस वक्त मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी फाइनेंशियल्स देखें तो बहुत सारे ऐसे लेंडर हैं जिनसे जो है इन्होंने लोन लिया हुआ है। तो सब जितने भी लेंडर्स लेकर अगर 8 से 10 बैंक्स हैं और वो सब एग्री हो जाएं रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, तब जाके रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये कहना भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ओके फाइन, एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फ्यूचर आउटलुक ऑफ हैस्कोल एंड इंडस्ट्री? अच्छा देखिए, हैस्कोल की बात करें तो हैस्कोल का रिस्ट्रक्चरिंग, हैस्कोल के जो एसेट बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हैस्कोल के रिटेल आउटलेट्स, हैस्कोल के पेट्रोल पंप्स बात करें, इसके अलावा हैस्कोल की जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ वगैरह है, उसके पास ऑयल लुब्रिकेंट की रिफाइनरी वगैरह भी है, लूप प्लांट भी है। तो ये सारी चीज़ें जो एक अच्छी कंपनी हैस्कोल को बनाती है। लेकिन हैस्कोल का जो इशू है कि पिछले 3-4 साल में जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी या हैस्कोल को जो एक्सचेंज लॉसेज या इन्वेंट्री लॉसेज है, उसकी वजह से हैस्कोल जो है एक फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर चलेगी। अगर हैस्कोल किसी तरह अपने आप को ओवरटर्न कर लेता है तो मेरे ख्याल से हैस्कोल के अंदर कुछ जो है वो इस रेट से जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है या हैस्कोल के अंदर जो है गुंजाइश बनती है। लेकिन वो रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह होगी, अगर लेट सपोज हैस्कोल फर्दर और इक्विटी रेस करता है तो इसका मतलब है कि फर्दर और डिल्यूशन आ जाएगी शेयर होल्डर अर्निंग्स पर शेयर के अंदर और शेयर गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है जी, लेकिन हैस्कोल के पास इसके साथ साथ जो दूसरा इशू है वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड भी एक इशू है। हैस्कोल को इस वक्त आपको पता है कि कोई क्रेडिट लाइन नहीं दे रहा है, वाइट ऑल जो है उसको सपोर्ट कर रहा है और हैस्कोल का जो पोटेंशियल है जो वो सेल कर सकता है वो सेल नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर सारे मामला हल होते हैं तो उसके बाद हैस्कोल में शायद हमें कोई पोटेंशियल फिर से बैठ के देखना पड़ेगा कि हैस्कोल में अब क्या गुंजाइश होती है। ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इस साल थोड़ा सा स्लो डाउन वॉल्यूमेट्रिक सेल्स के अंदर नजर आ रहा है,
क्योंकि लास्ट ईयर जो वॉल्यूमेट्रिक सेल्स बहुत अच्छा था और इस बार आपको पता है कि प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा आई हैं। दूसरा हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जो डीजल की मेन सेल होती है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर या इकोनॉमी की सेल्स के साथ लिंक है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है, उसमें मेजर डीजल या फिर ट्रैक्टर के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो एक हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है या जो गाड़ी या मोटरसाइकिल है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से और न्यू गाड़ियों पर जिस तरह आपको पता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लोन के ऊपर न्यू क्रेडिट कंज्यूमर फाइनेंसिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है जो ऑटोमोबाइल की सेल्स को स्लो डाउन करेगा। तो वो सारी चीज़ें जो आगे जाके जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सेल्स को डिक्लाइन कर सकती हैं। तो ओवरऑल लास्ट ईयर से तो बेहतर नहीं होगा रिजल्ट, शायद पॉसिबली लास्ट ईयर से भी जो है वो जो ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक सेल्स है उससे ज़्यादा हमें स्लो डाउन नज़र आता है। लेकिन पॉसिबली जिस तरह जो है इकोनॉमी वापस से अपनी एक पेस के अंदर आना शुरू होगी तो वापस से हम देखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक जो है वो सेल्स हमें जो है नजर आना शुरू होगी इसके अंदर। थैंक यू सो मच। ये थे यूसुफ सईद साहब। इनका कहना है कि हेस्कोल के हवाले से इतने ज़्यादा पूरी उम्मीद नज़र नहीं आते। इसकी खास बात जो उन्होंने हमें बताई कि हेस्कोल को काफ़ी ज़्यादा इक्विटी प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ साथ बैंक डेट्स बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से इंडस्ट्री भी स्लो डाउन की तरफ जा रही है तो इनको लगता है कि आने वाले दिन कुछ टफ होंगे, लेकिन इसके बाद जब इकोनॉमी हमारी रिवाइव करे तो हो सकता है कि हेस्कोल में भी कुछ बेहतरी देख सकें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा मजीद वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।